हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी फॉर यूजीसी नेट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, स्टडी फॉर यूजीसी नेट चैनल में हम यूजीसी नेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस एक वीडियो से आपको चंद्रदेव से मेरी कहानी, उसके प्रमुख पात्र, उसके लेखक, उसका प्रकाशन वर्ष, उनके पात्र, उनमें आए विषय वस्तु और पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। अगर आप ये कहानी का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। सबसे पहले इसके विषय में बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद पूरी कहानी को लाइन टू लाइन हम पढ़ लेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष की का उपनाम है बंग महिला। बंग महिला नाम से ये प्रसिद्ध हैं। जितना नाम लोग राजेंद्र बाला नहीं जानते, उससे ज़्यादा बंग महिला जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि जो है चंद्रदेव से मेरी बातें में, ये एक निबंध रूप में लिखी गई है, जिसमें सिर्फ लेखिका एक पात्र हैं और दूसरा पात्र है चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव से ही बातें कर रही हैं। ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश गुलामी में था, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को लक्ष्य करके लिखा है। राजेंद्र बाला घोष ने चंद्रदेव से इस तरीके से बातें की हैं। ये सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पत्रात्मक शैली में था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो है भवदेव पांडे। भवदेव पांडे ने इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। इसके बाद में है कहानी के भीतर जो विषय आए हैं वो है पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून। अगर आप इन विषयों को पूरे क्रमवाइज याद कर लेते हैं तो इस कहानी में से आए हुए कोई भी कथन, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी पंक्ति उठाकर पूछ ली जाती है और उनको क्रम से लगाने को दिया जाता है, तो आप इन विषयों के आधार पर उन पंक्तियों को क्रम से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इस कहानी का प्रतिपाद्य पढ़ लेते हैं। इस कहानी में उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए एक पत्र रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। रंगभेद और पक्षपात का चित्रण किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है। जो उच्च शिक्षित वर्ग है उन पर भी व्यंग्य किया गया है। यहाँ पे भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से कर रही है लेखिका। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। और इसके पात्र हैं लेखिका और चंद्रदेव। इसमें सिर्फ दो ही पात्र हैं, तो पात्र आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं, लेखिका और चंद्रदेव। इन दोनों के बीच में ही बातें हो रही हैं। और किसके बारे में बात हो रही है? अपने देश के बारे में। अपने देश का जो हाल है उस पर व्यंग्य किया जा रहा है। और चंद्रदेव से कहा जा रहा है कि भारत की दीनहीन व्यवस्था को देखने का आग्रह किया जा रहा है। और जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, कलकत्ता के बारे में कह रहे हैं कि वो इतना सुंदर है कि देवताओं की जो नगरी है अमरावती, वो भी उसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ेगी। तो एक प्रकार से व्यंग्य किया गया है, क्योंकि कलकत्ता में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं।
हम आगे बढ़ते हैं और चंद्रदेव से मेरी बातें पूरी कहानी को पढ़ते हैं, जो सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत करना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। लेखिका चंद्रदेव से बातें कर रही हैं। मैं सुनती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। मतलब जब ये पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, उसके साथ ही आपका भी जो सृष्टि है वो उत्पन्न हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। मतलब ये सृष्टि जितनी पुरानी है उतने पुराने आप हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इतने पुराने हो। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर करते आए हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव। क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी तो अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात है। लेखिका यहाँ पे अंग्रेजों पर व्यंग्य कर रही है, उनके जातिवाद पर पक्षपात करने पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है। व्यंग्य किस पे किया जा रहा है? अंग्रेजों पर, जो वहाँ पे काले गोरे का जो भेदभाव कर रहे थे उस बात पर, कि जो भगवान है वो भी तो पक्षपात करते हैं कि अपने चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर लिया। तो अगर अंग्रेज़ अपने जाति वालों के साथ पक्षपात करते हैं, उनका भला करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करनी हो तो स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपके आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। यदि आप अधम भारतवासियों के भारतीय कृष्णांग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि आपको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपको चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल के प्रचलित हैं, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर सा हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन में ही चश्मा धारण करने की लगी हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, फिर भी 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन यानी कि अमावस्या का तो हॉलीडे आपको रहता है ना। लेखिका कह रही है चंद्रदेव से कि एक बार तो हमारे भारत को आप देख के जाइए। अगर आपको वीकली यहाँ पे हॉलीडे नहीं रहता है तो महीने में एक दिन यानी अमावस्या का तो आपका हॉलीडे रहता है ना। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमणशीलता के कारण
न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख जाइए। अगर आप पूरे भारत को नहीं देख सकते हो तो कलकत्ता तो देख लीजिए। वहाँ के कल खानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों जो मेघ पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ करती हैं, वह बेचारी ही यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का सुआ इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी सपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या शांडाल, सभी के रथों के वाहन वही हो रहे हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को यहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा। झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराई घर में आश्रिता नारियों की बातें ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वो छू तक नहीं कर सकती हैं। बेचारों के भाग्य में विधाता ने दासी व्रति ही लिखी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति यहाँ पे लेखक ने लिखी है। महिलाओं की जो स्थिति थी उस पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो छू तक नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य विधाता ने दासी व्रति ही लिखा था। हरि पद्मोद्भव त्रैलोक्य पाविनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान से मैबंद ग्रस्त हो रही हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गंगा की बात हो रही है कि गंगा पर जो पुल बनाए जा रहे थे उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके वक्ष स्थल पर यहाँ ता मोटे वृत्ताकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती हैं। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिए अंडरलाइन। हरि पदोद्भव त्रैलोक्य पाविनी सुरसुरी गंगा के बारे में कहा गया है। और उसके बाद में कलकत्ता की तुलना किससे की गई है? अमरावती से। और देवराज सुरेंद्र भी कह देंगे कि ये कलकत्ता के आगे अमरावती नीरी फीकी सी है। आगे यहाँ पे ईडन गार्डन का भी उल्लेख हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईडन गार्डन का जो उल्लेख है वो कौन सी कहानी में हुआ है, तो आप याद रखिए ये हुआ है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। आगे हैं वहाँ के विश्वविद्यालयों के विश्वेश्वर पंडितों की विश्वविद्यालय विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों के चमत्कारिणी हैं। यही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। एक तो आपको ईडन गार्डन याद रखना ही है और दूसरा आपको फोर्ट विलियम, ये दो याद रखने हैं किन किन का जिक्र हुआ है इस कहानी में। देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। यहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव, लेखिका बोलती हैं फिर से, इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रण सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यह आने से आपको अनेक लाभ होंगे। कहाँ आने से? भारत आने को कह रही हैं लेखिका चंद्रदेव से। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करके कल की शशांक, शशधर, शशलासन आदि उपाधि मालाओं
से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई की स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजधर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुटाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप ये बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। यहाँ पे ग्रहण की बात हो रही है, सूर्य और चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी की छाया उन पर पड़ती है तब ये ग्रहण लगते हैं। पर आप तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि यह कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय के इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। लेखिका के यहाँ पे कहने का विषय ये है, भारत की जो भोली भाली जनता है उनको समझाने की बात कह रही है कि अब वैज्ञानिक जो विज्ञान के आधार पर जो है ग्रहण कैसे लगता है, वो लगता है पृथ्वी की छाया पड़ने पर, जबकि लोग अब भी दूसरी ही बातें यहाँ पे करते हैं। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों की अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष पर राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का आपसे वर्णन स्थूल रूप में किया, वह इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यह प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती हैं, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे कहते हैं कि जानकारी रखते हैं उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त, इन दोनों का जिक्र भी यहाँ पे हुआ है, को साथ लेकर अवश्य आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय को यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना बहुत कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब यहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटी का प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इंडियन पिनल कोड का भी जिक्र यहाँ पे हुआ है। चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ के 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्यविधि की अधिकता होवे, तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। यहाँ पे प्लेग बीमारी का भी जिक्र हुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंत में लेखिका कहती हैं, अच्छा अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। लेखिका कह रही हैं, ये लिख रही है कि मैंने तो अपनी सारी बातें अपने देश की बता दी हैं, लेकिन चंद्रदेव से कहते हैं कि अभी तक आपने कोई भी उसका उत्तर नहीं दिया है, परंतु आपके इस मौन विलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ, यानी कि आपने मेरी बातों को स्वीकार कर लिया है। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर, एक बंग महिला। इसी के साथ हमारी कहानी पूरी होती है। तो हमने पूरी कहानी पढ़ ली है और इसके पात्र के बारे में, इसकी विषय वस्तु के बारे में, प्रकाशन वर्ष आदि हम पहले ही देख चुके हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।